C4 साइकिल। तो सबसे पहले तो यह C4 साइकिल की प्लांट के अंदर जरूरत क्यों पड़ी। हमने अगले वीडियो में C3 साइकिल देखा था और C3 साइकिल के थ्रू ग्लूकोज बनता है। तो फिर यह C4 साइकिल प्लांट के अंदर क्यों होती है। सभी प्लांट के अंदर C3 साइकिल ही होनी चाहिए क्योंकि C3 साइकिल के थ्रू ग्लूकोज तो बनता ही है। तो फिर यह C4 साइकिल भी प्लांट में क्यों देखने को मिलती है। तो इसको हम समझे तो जब इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होता है कंपेयर टू ऑक्सीजन, तब ये जो रूबिस्को एंजाइम है वो आरयूबीपी को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड करवाता है। लेकिन जब इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है कंपेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड, तब क्या होता है, रूबिस्को एंजाइम है वो आरयूबीपी के साथ ऑक्सीजन को बाइंड करवा देता है। तो क्या होता है, फोटो रेस्पिरेशन प्रोसेस हो जाती है। तो ये जो फोटो रेस्पिरेशन साइकिल है वो C3 प्लांट में हमें देखने को मिलती है जब ऑक्सीजन है वो आरयूबीपी के साथ बाइंड होता है तब। तो ये जो फोटो रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है और उसके थ्रू भी ग्लूकोज तो बनता है, तो कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। लेकिन क्या होता है, फोटो रेस्पिरेशन की प्रोसेस में ज्यादा एटीपी एंड कार्बन है वो यूज हो जाते हैं। हमने लाइट रिएक्शन में जितने एटीपी एम NADPH2 बनाए थे वो तो यूज हो जाते हैं फोटो रेस्पिरेशन की प्रोसेस में, लेकिन उससे ज्यादा एटीपी NADPH2 कार्बन है वो एक्स्ट्रा प्लांट को यूज करने पड़ते हैं। तो ये जो प्लांट को एटीपी ज्यादा यूज करने पड़ते हैं उससे प्लांट के ऊपर एक बर्डन आ जाता है। तो लीफ की एनाटोमी में ऐसे कई सारे चेंजेस आए जिससे कि आरयूबीपी के साथ कार्बन डाइऑक्साइड है वो ही बाइंड हो सकता है, ऑक्सीजन है वो बाइंड हो ही नहीं सकता। तो ये जो लीफ है उसकी एनाटोमी में ये जो चेंजेस आया उसे हम कहते हैं क्रांज एनाटोमी, और क्रांज एनाटोमी को भी हम आगे के वीडियो में डिटेल्स में समझेंगे। तो ये जो क्रांज एनाटोमी वाले प्लांट है जिसमें आरयूबीपी के साथ कार्बन डाइऑक्साइड ही बाइंड होगा और ऑक्सीजन है वो बाइंड नहीं होगा। जब ऑक्सीजन है वो बाइंड नहीं होगा तो फोटो रेस्पिरेशन की प्रोसेस नहीं होगी, और जब फोटो रेस्पिरेशन की प्रोसेस नहीं होगी तो प्लांट के ऊपर एटीपी एंड कार्बन का जो बर्डन आता था वो नहीं आएगा। तो ये ट्रांस एनाटोमी वाले प्लांट है उसमें C4 साइकिल देखने को मिलेगी। तो C4 साइकिल में क्या है, सबसे पहले तो ये C4 साइकिल को हम हेंसलेक साइकिल क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर इस साइकिल की डिस्कवरी हेंस एंड स्लेक नाम के दो साइंटिस्ट ने की थी। उसके अलावा इस साइकिल को हम कोऑपरेटिव फोटोसिंथेसिस साइकिल क्यों कहते हैं, क्योंकि C3 साइकिल में क्या होता है, C3 साइकिल में फोटो रेस्पिरेशन प्रोसेस होने की शक्यता होती है जिससे प्लांट के ऊपर एटीपी एंड कार्बन का बर्डन आने की शक्यता भी है। और यहाँ पर क्या है, आरयूबीपी के साथ कार्बन डाइऑक्साइड ही बाइंड होगा, ऑक्सीजन बाइंड होगा ही नहीं, तो प्लांट के ऊपर कोई बर्डन आने की शक्यता नहीं है। और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस का मकसद क्या है, ग्लूकोज बनाना, तो उसमें C4 साइकिल है वो ज्यादा सुटेबल रहेंगे। तो इसीलिए इस प्रोसेस को हम कोऑपरेटिव फोटोसिंथेसिस साइकिल भी कहते हैं। और C4 साइकिल को C4 साइकिल ही क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो फर्स्ट प्रोडक्ट बनती है वो है ऑक्जेलेट, जिसे हम ऑक्जेलिक एसिड भी कह सकते हैं। उसके अंदर कार्बन के नंबर कितने हैं, 4, इसीलिए इस साइकिल को हम C4 साइकिल भी कह सकते हैं। अभी इस साइकिल की हम शुरुआत करें तो सबसे पहले इस साइकिल में दो प्रकार के सेल है वो यूज होते हैं, मेसोफिल सेल एंड बंडल स्लिट सेल। मतलब कि ये दोनों सेल के अंदर पूरी C4 साइकिल है वो होगी। तो हम साइकिल की शुरुआत करें तो सबसे पहले जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो मेसोफिल सेल में एंटर करेगा, किसके थ्रू, स्टोमेटा के थ्रू। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड है वो हाइड्रोकार्बन के रूप में होगा, और हाइड्रोकार्बन है वो PEP के साथ बाइंड होता है। PEP मतलब फोस्फोइनोल पाइरुवेट, और इसके अंदर कार्बन के नंबर कितने हैं, 3। और यहाँ फोस्फोइनोल पाइरुवेट और हाइड्रोकार्बन दोनों एक दूसरे से बाइंड हो गए, और यहाँ एंजाइम कौन सा है, यूज होता है PEPC, मतलब फोस्फोइनोल पाइरुवेट कार्बोक्साइलेज एंजाइम है वो यूज होता है। वो क्या करवाता है, यहाँ पर फोस्फोइनोल पाइरुवेट में से फोस्फेट है वो रिमूव कर देगा। यहाँ पर PEP एंड हाइड्रोकार्बन एक दूसरे से बाइंड होकर OAA बनाते हैं, मतलब ऑक्जेलेट। यहाँ पर ऑक्जेलेट को हम ऑक्जेलिक एसिड भी कह सकते हैं। ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड बनता है इसके अंदर कार्बन के नंबर कितने हैं, 4। अब ये जो ऑक्जेलेट है वो मेसोफिल सेल का जो साइटोसोल होता है उसमें बनता है। अभी साइटोसोल में से ऑक्जेलेट है वो क्लोरोप्लास्ट में ट्रांसफर होता है। यहाँ पर ऑक्जेलेट है वो फिर से किस में कन्वर्ट होता है, मेलेट में।
और मेलेट में भी कार्बन का नंबर कितने हैं 4। ये जब कन्वर्ट होता है ऑक्जेलेट है वो मेलेट में, तब क्या होता है NADPH2 है वो कन्वर्ट होते हैं NADP में। और यहाँ कौन सा एंजाइम है वो वर्क करता है MDS मतलब मेलेट डिहाइड्रोजिनेज। अभी ये जो मेलेट है वो फिर से जो मेसोफिल सेल का क्लोरोप्लास्ट था उसमें से साइटोसोल में जाएगा और मेसोफिल सेल में से फिर से ये मेलेट है वो बंडल स्थित सेल में ट्रांसफर होगा। अभी मेलेट है वो किस में ट्रांसपोर्ट होता है पाइरुवेट में। जब मेलेट है वो पाइरुवेट में ट्रांसपोर्ट होता है तब क्या होता है NADP है वो NADPH2 में कन्वर्ट होते हैं और यहाँ पर ME एंजाइम है वो वर्क करता है। ME एंजाइम मतलब कि मेलिक एंजाइम और यहाँ बाई प्रोडक्ट के रूप में हमें कार्बन डाइऑक्साइड है वो मिलता है। अभी ये जो कार्बन डाइऑक्साइड हमें बंडल शेप में मिलता है वो RuBP के साथ बाइंड होगा और पूरी जो C3 साइकिल है केल्विन साइकिल है वो होगी और केल्विन साइकिल के थ्रू यहाँ पर ग्लूकोज है वो बनता है। अभी ये जो पाइरुवेट बना उसके अंदर कार्बन के नंबर कितने हैं 3 और यहाँ मेलेट है उसके अंदर कार्बन के नंबर कितने हैं 4। मतलब एक कार्बन कहाँ गया कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में केल्विन साइकिल में गया। अब यहाँ पर बंडल स्थित सेल में जो पाइरुवेट बनता है वो ट्रांसफर होता है मेसोफिल सेल में। मेसोफिल सेल में पाइरुवेट है वो कन्वर्ट होता है PEP में मतलब फोस्फोइनोल पाइरुवेट में। यहाँ पर जब पाइरुवेट है वो फोस्फोइनोल पाइरुवेट में कन्वर्ट होता है तब एंजाइम कौन सा यहाँ पर वर्क करता है पाइरुवेट फोस्फेट डाइकाइनेज। जब ये प्रोसेस होगी तब PI है वो PPI में कन्वर्ट हो गया मतलब कि फोस्फेट है वो पायरोफोस्फेट में कन्वर्ट हो गया। PPI मतलब पायरोफोस्फेट। पायरोफोस्फेट मतलब कि दो फोस्फेट एक दूसरे से बाइंड होते हैं उसे हम कहते हैं पायरोफोस्फेट। ये यहाँ पर फोस्फेट कहाँ से आया तो जब हाइड्रोकार्बन फोस्फोइनोल पाइरुवेट से बाइंड होता है तब यहाँ फोस्फोइनोल पाइरुवेट में से फोस्फेट है वो रिमूव होता है। तो ये फोस्फेट है इस प्रोसेस के दौरान पायरोफोस्फेट में कन्वर्ट होता है। और यहाँ दूसरी एक प्रोसेस भी होती है ATP है वो AMP में कन्वर्ट होते हैं मतलब ATP मतलब एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट वो कन्वर्ट होते हैं AMP मतलब एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट। अभी ये जो PAP है वो फिर से हाइड्रोकार्बन के साथ बाइंड होता है और फिर से ये प्रोसेस हमारी होगी। मतलब कि यहाँ पर PEP है वो फिर से हमारे बन जाते हैं जिससे कि मेसोफिल सेल में PEP की जो मात्रा है वो बैलेंस रहे। अब यहाँ पर जो ऑक्जेलेट है वो मेलेट में कन्वर्ट होता है तब NADPH2 कन्वर्ट होते हैं NADP में और जब मेलेट है वो पाइरुवेट में कन्वर्ट होता है तब NADP कन्वर्ट होते हैं NADPH2 में। मतलब यहाँ पर जो NADPH2 है वो बैलेंस रहेगा क्योंकि यहाँ फिर से NADP है वो NADPH2 में कन्वर्ट हो जाते हैं। और दूसरी बात यहाँ पर समझने जैसी है कि ATP है जो AMP में कन्वर्ट होते हैं मतलब एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट होते हैं तो यहाँ पर 2 फॉस्फेट है वो रिमूव हुए। मतलब यहाँ पर इस कन्वर्ट करने में इसको कन्वर्ट करने में ATP को AMP में कन्वर्ट होने में 2 ATP है वो यूज हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पर ये ट्राइफॉस्फेट है और ये मोनोफॉस्फेट है 2 फॉस्फेट है वो रिमूव हुआ है मतलब यहाँ 2 ATP है वो यूज हुए। तो ये जो 2 ATP यूज हुए वो एक्स्ट्रा ATP प्लांट को यूज करने पड़ते हैं जो प्लांट के ऊपर एक बर्डन है। लेकिन फोटो रिस्पायरेशन की हम कंपैरिजन करें तो उससे कई गुना ये बर्डन है वो कम है। यहाँ पर लाइट रिएक्शन में जो हमारे 18 ATP एंड 12 NADPH2 बनते थे वो केल्विन साइकिल में यूज हो जाते हैं। यहाँ केल्विन साइकिल है वो 6 बार रिपीट होती है मतलब कि यहाँ 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मोलिकुल्स की जरूरत हमें पड़ेगी इसीलिए यहाँ पर C4 साइकिल है वो 6 बार रिपीट होती है। अभी जो लाइट रिएक्शन में हमारे 18 ATP एंड 12 NADPH2 बनते थे वो केल्विन साइकिल में यूज हो गए और यहाँ जब ATP AMP में यूज होते हैं ATP है वो AMP में कन्वर्ट होते हैं तब यहाँ पर 2 ATP है वो यूज होते हैं। मतलब हम यहाँ पर ATP को काउंट करें तो केल्विन साइकिल में टोटल 18 ATP एंड 12 NADPH2 यूज होते हैं। अब ATP है वो AMP में जब कन्वर्ट होते हैं तब 2 ATP की यहाँ पर जरूरत पड़ेगी। तो ये C4 साइकिल है वो 6 बार रिपीट होता है। तो यहाँ पर टोटल कितने ATP है वो यूज होते हैं 6 × 2 मतलब टोटल हुए 12 ATP 12
एटीपी, मतलब यहाँ पर टोटल एटीपी कितने C4 साइकिल में यूज हुए? 30 एटीपी है वो यूज होते हैं और 12 NADPH2 यूज होते हैं। तो ये थी पूरी C4 साइकिल।